ओम नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये पतय उमापतये पशुपतये नमो नमः। हितगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ओम भूर्भुवः सुवः ओम नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हरिः ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। पूर्व कक्षा में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? एकारांत दीर्घिकारांत आत्मनेपदी धातुओं के आश्रलिंग लगाते बनाने। एकारांत तक हो गई थी ना? 335 पेज। 335 पे एकारांत तक हो गई थी, ठीक है। जी जी, आज एकारांत। आकारांत तक हो गई थी, एकारांत तक? इकारांत। एकारांत खत्म हो चुका था, ठीक है। इसे एक बार थोड़ा सा एकारांत का वो करके कि धातु के मतलब सबको म्यूट कर दीजिए। धातु के अंतिम में यदि ई हो, उस ई को आपको क्या करना है? सार धातु को प्रयोगों से गुण करना है, ठीक है। अब ई को गुण तो होगा ही आपका, ई को गुण होगा ही, चाहे से इट का आगम हुआ हो चाहे इट का आगम नहीं हुआ हो। पर ये इकारांत धातु कैसी है? हमारी सेठ है, इसलिए इनमें गुण होकर के इट का आगम हुआ है, तो इसलिए ईशिष्ट प्रत्यय लगाएंगे। ईशिष्ट प्रत्यय में आजादी होने के कारण गुण होकर के अयादेश होगा, तो क्या रूप बनेगा? श्रेयशीष्ट, श्रेयशीयास्ताम, श्रेयशीरन, श्रेयशीष्ठाः, श्रेयशीयास्ताम, श्रेयशीध्वम और श्रेयशीध्वम। अब देखिए, ये जो हमारी श्री धातु है, इस श्री धातु के बाद में हमको ध्वम तो मिल रहा है। तो यदि धातु हमारी इणंत हो, इणंत का मतलब क्या है कि धातु के अंतिम में यदि ई, उ, रिल, री, ए, ओ, ऐ, औ, हा, या, वा, रा और ला, यदि धातु के अंतिम में ये वर्ण हो, अंग के अंतिम में मतलब अंग के अंतिम में ये वर्ण हो और उनके बाद में ध्वम के धा को ढा हो जाता है। सभी ध्वम के ढा को नहीं होता, शीध्वम के धा को, ठीक है। किसके धा को महोदय? शीध्वम के धा को और इनः शीध्वम लुंग लिटा, लुंग के धा को और लिट के धा को, ठीक है। 3 लकारों के धा को ढा हो जाता है जब आपका अंग इणंत होता है। तो यहाँ अंग इणंत है, पर एक बार ढा होना चाहिए था, पर एक सूत्र है विभाषेटः। यदि दोनों के बीच में इट होता है तो विकल्प से ध्वम होगा, मतलब धा के स्थान पर ढा होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अनिट उकारांत धातु, अनिट होने की वजह से कौन सा प्रत्यय लगेगा? ओनली, मात्र शिष्ट लगेगा, ठीक है। अब धातु आपकी उकारांत है और शिष्ट प्रत्यय जो है आपका, ये कोई सामान्य है, आर्धातुक है शिष्ट प्रत्यय, ठीक है। तो इसलिए आपने सीयुट का आगम जो किया है तो आर्धातुक होने की वजह से चोशिष्ट, आर्धातुक को गुण मान, आर्धातुक को निमित्त मान करके सार्वधातुक आर्धातुक से गुण किया, ठीक है। और जब गुण कर दिया हमने, तो गुण करने के बाद हमने जो यहाँ पर याद रखिएगा, शिष्ट में जो सा को शा हो रहा है ना, ये आदेश प्रत्यय कर रहा है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिए। अब एक प्रश्न पूछते हैं, यदि आपकी धातु कुटादी होती है, कौन सी होती है?
कुटादि होती है तो क्या दिक्कत आती है? मतलब क्या होता है, विशेष कार्य क्या होता है? अतिदेश है गांग कुटादिभ्यो निर्णय से। तो गित्वत मान के उसको ये होता है ना, गुण जी। निषेध होता है। हाँ, तो मतलब गांग कुटादिभ्यो निर्णय में कुछ धातुएं बोली गई हैं। वो धातुएं, यदि उन धातुओं के बाद में यदि आपका कोई ऐसा प्रत्यय है, मतलब कोई भी प्रत्यय हो, तो क्या हो जाएगा, आपको वो प्रत्यय नित मत मानना है। बस हित और अनित को छोड़ करके, इसको छोड़ करके, हित और अनित को छोड़ करके सारे प्रत्यय गित मत माने जाएंगे इन धातुओं के लिए। सीयुत प्रत्यय में भी हित की और अनित की इत संज्ञा नहीं है, इसलिए सीयुत के प्रत्यय क्या है हमारे, हित और अनित से भिन्न है। इस कारण क्या होगा, जब शीष्ट प्रत्यय को गितवत मान लिया जाएगा तो गितवत मानने पर यहाँ पर गुण वृद्धि नहीं होगी। ठीक है। अब इसी प्रकार से उकारांत धातु, अब सेठ धातु आएगी तो इशिष्ट प्रत्यय लगाएंगे। कुछ नहीं है, बस वही करिए, जोड़िए, पू को पो करिए और इशिष्ट प्रत्यय लगाइए, पो पव प हो जाएगा, फिर इशिष्ट पवशिष्ट हो जाएगा, पविशिष्ट। यहाँ पर विकल्प से ध्वम हो रहा है, क्यों हो रहा है महोदय विकल्प से ध्वम? और यहाँ पर नित्य ध्वम हुआ था। आपने वो बोला था ना जी। कि ईण शिद्वा और विभाषित दोनों लोग। हाँ, नहीं यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ पर तो नित्य हो रहा है। यहाँ पर नित्य इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बीच में इट नहीं है। यदि बीच में इट होगा तो विकल्प से होगा, और यदि इट नहीं होगा तो विकल्प से नहीं होगा, नित्य ध्वम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुशीत ध्वम में ऊ भी, ऊ का में ऊ है, ये ऊ है, ये आपका इणंत है। और यहाँ पर भी पवशिष्ट में जो क्या कहते हैं पू था, वो भी हमारा क्या था, इणंत था। ठीक है, दोनों इणंत हैं, पर लेकिन इसमें नित्य हुआ है, उसमें नित्य नहीं, इसमें विकल्प से हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में इट नहीं है और इसके बीच में इट है। ठीक है महोदय। अब देखिए ऊर्नु धातु आती है, कौन सी धातु है आपकी? पूर्ण गुरु धातु। ऊर्नु धातु विकल्प से नित्वत होती है। कैसे होती है? विकल्प से नित्य। अच्छा, कोई ये बता सकता है ये ऊर्नु धातु अनिट है कि सेठ है? अनेकाच है तो सेट ही है ना। क्या बोला आपने? अनेकाच है ना। हाँ, तो सेट है। अनेकाच है। अनेकाच होने की वजह से ये धातु क्या है हमारी, सेठ है। ठीक है, ऊर्नु धातु हमारी उभयपदी है और तथा सेठ है। देखिए विभाषण इस सूत्र से हमने क्या करा, जो बाद में शिष्ट प्रत्यय आएगा वो विकल्प से गितवत होगा। तो विकल्प से गितवत होगा, तो जब गितवत जब हम लोग, अच्छा गितवत ना होने पर, जब गितवत नहीं होगा तो क्या करेंगे, केवल गुण करेंगे और गुण करके अवादेश करके पूर्ण विशिष्ट बना देंगे, पूर्ण विशिष्ट। ठीक है। और जब गितवत हो जाएगा तो क्या होगा, गुण तो होगा नहीं फिर गितवत मानने पर। जब गुण नहीं होगा तब ऊ का ऊ ही मिलेगा हमें, और जब ऊ हो पूर्व में और उसके बाद में कोई अजाति प्रत्यय हो और वो भी कैसा हो, गितवत, मतलब गित हो, तो क्या करते हैं हम उवंग आदेश कर देते हैं। तो ऊर्णु के स्थान पर उवंग होकर ऊर्णु बन गया। क्या बन गया? ऊर्णु। ऊर्णु प्लस विशिष्ट, ऊर्णु विशिष्ट। ठीक है, अतिष्णु धातु से उवंग कर दिया तो ऊर्णु विशिष्ट बन गया। ऊर्ण विशिष्ट और ऊर्णु विशिष्ट, समझ आया महोदय? ऊर्ण विशिष्ट ज्यादा अंतर नहीं आता, एक जगह ऊर्णा मिलेगा, ऊर्णा, और एक जगह ऊर्णु मिलेगा। ऊर्णा ऊर्णु। अब अनादि अनिट ह्रस्व ऋकारांत धातुओं की चर्चा चल रही है। कह रहे हैं कि द्विविंग धातु है। ठीक है, क्षम्यता महोदय, बोलिए। थोड़ा धीरे चलेंगे, नोट्स लिख ही नहीं पाते हैं, थोड़ा धीरे चलेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है। हमारी धातु क्या है, ब्रियवृंग धातु है हमारी। ये ब्रियवृंग धातु कैसी है, कोई बताइए पहले, सबसे पहले सामान्य कैसी है? ये दोनों से, दोनों की दोनों कैसी है हमारी, सेठ। हाँ, मतलब ऋकारांत धातु है और दोनों की दोनों सेठ है। ठीक है।
अब एक सूत्र आया लिंग सिचोरात्मने पदेषु। इसने कहा कि लिंग लकार के परे होने पर और सिच प्रत्यय के परे होने पर ये दोनों कैसे हो जाएंगी, वेट हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी महोदय? वेट हो जाती है। वेट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, झलादी लिंग कहता है, ये झलादी लिंग और झलादी सिच, ठीक है ना, झलादी लिंग और झलादी सिच। तो ये आत्मनेपद की जरूरत क्या है फिर हमें बताइए? पूर्व कक्षा में मैंने बताया था इसको उत्तर। इस सूत्र में आत्मनेपद की सार्थकता क्या है? मतलब जब ये आत्मनेपद में ही ऐसा होगा, तो वो बात तो झलादी होने से ही क्लियर हो रही है कि शिष्ट जो आपका जो शिष्ट का प्रत्यय है, शिष्ट और यासुट प्रत्यय, ये आपके यासुट तो आपका झलादी नहीं है, पर शिष्ट तो आपका झलादी है। सिच और की सिच- अनुवृत्ति परस्मैपदी सिच, हाँ, सिच की अनुवृत्ति से वो केवल परस्मैपदी होता है। इसके अनुवृत्ति से नहीं, कि यहाँ पर तो लिंग लकार में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिंग लकार में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम झलादी मानेंगे उससे ही काम चल जाएगा। पर हम जब सिच में जाएंगे, किसमें जाएंगे महोदय? सिच में। सिच में जाएंगे तब सिच में हमें परस्मय पद में भी सिच मिलेगा और आत्म पद में भी सिच मिलेगा। तो वहां पर दोनों सिच को ये कार्य नहीं होगा, किसको कार्य होगा? केवल आत्मनेपदी सिच को ही होगा। आत्मनेपदी सिच को ही होगा। तो जो आत्मनेपद जो पद है इसमें, ये सिच का संबंध इसके साथ में, सिच के लिए इसमें आत्मनेपद डाला गया। अगर केवल लिंग होता तो झलादी कहने से ही काम चल जाता, ठीक है। अब देखिए, जब आपकी व्रें व्रिंग धातु कैसी होगी? आपकी ऋकारांत है, ठीक है ना। तो इस सूत्र का थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये सूत्र कहता है रस्व ऋकारांत अनिट आत्मनेपदी धातुओं से अनिट संयुक्त तथा सिच प्रत्यय के त्वत माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, मैं आपको ठीक है, तो ये देखिए सूत्र पहले व्रीम विंग धातु है, ठीक है। तो व्रीम विंग धातु से पहले हमने शिष्ट प्रत्यय लगाया। कौन सा प्रत्यय लगाया? शिष्ट, सॉरी, पहले इशिष्ट लगाएंगे। क्यों? पहले इशिष्ट लगाएंगे क्योंकि पहले जो व्रीम विंग धातु थी, हमारी दोनों की दोनों धातु कैसी थी? सेठ थी। सेठ होने की वजह से इनसे प्रत्यय जो लगेगा वो इशिष्ट प्रत्यय ही लगेगा, ठीक है। पर सूत्र आया लिंग सिचोरात्मने पदेषु। क्या सूत्र? लिंग सिचोरात्मनेपदेषु। लिंग सिचोरात्मने पदेषु, ये सूत्र आया। और इसने कहा कि व्रीं और व्रिंग धातु वेट होती है। कैसी होती है व्रीं व्रिंग धातु? वेट होती है। नहीं, एक मिनट। तो एक हाँ, तो ये व्रीं व्रिंग धातु वेट होती है। तो वेट हो गई, इसका मतलब क्या है? इससे दो प्रकार के प्रत्यय लगेंगे, ठीक है। इससे कैसे प्रत्यय लगेंगे? दो प्रकार के। फिर एक कितने प्रकार के प्रत्यय लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? सूत्र आया आपको, क्या है? उश्च। सूत्र क्या है? उश्च। तो यहाँ पर देखिए, सूत्र आया। इसने कहा कि रिवर्णांता धातु परऊ, कि रिवर्णांत धातु से परे लिंग और सिच, लिंग और सिच के आत्मनेपद, अच्छा, लिंग आत्मनेपदी लिंग और सिच के परे रहने पर क्या होता है? झलादी होनी चाहिए। तो इसको कैसे जोड़िए कि रिवर्णांत धातु होनी चाहिए। कैसी धातु होनी चाहिए? विवर्णांत। रिवर्णांत धातु होनी चाहिए।
परौ माने पर में, परौ माने पर में। अब इनका लिंग सिचऊ, तो ये कह रहे हैं पहले झलादी जोड़िए, झलादी आत्मनेपदी लिंग सिच प्रत्यय, बोलिए झलादी झलादि आत्मनेपदी आत्मनेपदी लिंग और लिंग सिच सिच प्रत्यय प्रत्यय लिंग और सिच प्रत्यय कितवत होते हैं। कैसे होते हैं? कितवत कितवत। कितवत होते हैं। और इसके पूर्व वाला सूत्र क्या था हमारा? लिंग लिंग सिचा सिच और आत्मनेपदी, आत्मनेपदेषु। ठीक है ना। ये तो कहता है, ये तो कहता है कि क्या कह रहा है? हाँ, कि उपधा में एक हो, उपधा में एक हो और उस एक के बाद वाला प्रत्यय क्या होता है? झलादी माना जाता है, ठीक है ना, मतलब कितवत होता है। पर लेकिन इस सूत्र ने क्या कर दिया आपका? इस सूत्र ने क्या कहा उच्च ने कि धातु ऋकारांत होनी चाहिए और बाद वाला प्रत्यय झलादी आत्मनेपदी लिंग से होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वो प्रत्यय कितवत माना जाएगा। अब ये देखिए, ये भी आपकी झलादी, ये आपकी ऋकारांत है कि नहीं है दोनों धातु में? हाँ, पर इनके बाद में वो ही प्रत्यय कितवत माना जाएगा जो झलादी लिंग से लिंग झलादी लिंग आत्मनेपदी लिंग होगा। तो देखिए शिष्ट ये दोनों लिंग है, ये भी लिंग का है और ये भी लिंग का है, ये भी आत्मनेपदी है और ये भी आत्मनेपदी है। पर दिक्कत क्या है यहाँ पर? ये झलादी झलादी नहीं है और ये झलादी है। तो ये झलादी है तो यहाँ पर ये प्रत्यय कितवत माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? हाँ, कितवत माना जाएगा। ये जो प्रत्यय है कितवत माना जाएगा। कौन सा? नीचे वाला शिष्ट प्रत्यय। और जब कितवत मानेंगे तो गुण होता है क्या कितवत मानने पर? नहीं, नहीं निषेध। होता है। तो क्या रूप बनेगा? ब्रिशिष्ट, फिर ब्रिशिष्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा महोदय? विशिष्ट ब्रिशिष्ट बन गया। पर लेकिन ऊपर वाला जो हमारा सूत्र है ब्री प्लस इशिष्ट, ये तो झलादी नहीं है। झलादी नहीं है तो कितवत भी नहीं होगा। हाँ। झलादी नहीं है तो कितवत भी नहीं होगा। अब जब कितवत नहीं है तो गुण वृद्धि करने के लिए कौन निषेध करेगा? गुण के लिए। तो ब्री को गुण किया, क्या करा? वर। और वर इशिष्ट क्या बन गया आपका? वरिष्ठ वरिशिष्ट। दो रूप बनेंगे, एक विशिष्ट और एक वरिशिष्ट। कोई बोलेगा आपने विशिष्ट में क्यों वरशिष्ट क्यों नहीं बनाया? कि ब्री को भी गुण करके वरशिष्ट ऐसे बना देते। तो क्या कहना है आपको? उच्च, ये जो शिष्ट प्रत्यय है ये झलादी आत्मनेपदी लिंग होने के कारण कितवत मान लिया गया। किसके लिए? केवल ऋकारांत धातु के लिए, केवल ऋकारांत धातु के लिए, ठीक है। अब आगे चले महोदय। तो ये इसलिए माता की पुस्तक में देखिए तात्पर्य यह है कि ह्रस्व ऋकारांत अनिट आत्मनेपदी धातुओं से परे आने वाले संयुक्त प्रत्यय को जब इडागम होता है तब यह प्रत्यय कितनी होता है? जब इडागम होगा तो झलादी नहीं मिलने के कारण कितवत नहीं होगा, और जब इडागम नहीं होगा तो झलादी मिल जाएगा तो कितवत हो जाएगा, ठीक है। देखिए वरिशिष्ट रूप बन गया एक, और एक रूप क्या बन गया? विशिष्ट नहीं दिखाया है, एक बार विशिष्ट ये हो गया, ठीक है ना। वरिशिष्ट और विशिष्ट, ठीक है। अब देखिए संयोग आदि ऋकारांत धातु कौन सी धातु है? उसमें एक सूत्र छूट गया महोदय, न लिंगी छूट गया, न लिंगी छूट गया। न लिंगी। अब देखिए इसमें ये सूत्र क्या कहता है? प्रिय ब्रिंग धातुओं से परे जो इट, उसे वृतो व सूत्र से प्राप्त होने वाला दीर्घ आश्लिंग नकार में नहीं होता है। कि यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हुआ कि वृतोवा एक सूत्र है, वृतोवा सूत्र क्या करता है कि वो इट को विकल्प से दीर्घ करता है, इट को विकल्प से दीर्घ करता है। तो यहाँ पर जो हमने रूप बनाया है वरिशिष्ट, और यहाँ पर दो रूप बनने चाहिए थे। क्या रूप बनने, कितने रूप बनने चाहिए थे? दो रूप। एक तो आप क्या हो गया? वरिशिष्ट हो गया आपका, एक सेकंड, एक तो आपका वरिशिष्ट हो गया, और वृतोवा सूत्र कहता है कि वृ धातु और दीर्घ ऋकारांत धातु के बाद में
इट को विकल्प से दीर्घ होता है। क्या कहता है? व्री धातु और दीर्घ ऋकारांत धातुओं के बाद में इट को विकल्प से दीर्घ होता है। तो ये व्री धातु है और व्री के बाद में इट भी है आपका ई, इसको विकल्प से दीर्घ कर दो। तो विकल्प से दीर्घ करने पर दो सूत्र, दो रूप बनते हैं, वरिशिष्ट भी बनता, वरिशिष्ट, वरिशिष्ट और वरिशिष्ट, ये दो रूप बनने लगते। पर सूत्र आ गया कि जो वृतोवा से जो इट को दीर्घ होता है ये आपका लिंग में नहीं होता है, इसलिए कह रहे हैं न लिंगी। अब ये न लिंगी कह रहा है तो ये सूत्र कहां पर होगा? वृतोवा के बाद होगा। ठीक है, देखिए इसके बाद में होगा नलिंगी सूत्र, वृतोवा नलिंगी ही। वृतोवा जो सूत्र है इससे जो आप डील कर रहे हैं वो लिंग लकार में नहीं होगा, नलिंगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपका आता है क्या आएगा, आगे चलते हैं। अब संयोग आदि विकारांत धातु हैं, कौन सी धातु हैं? संयोग आदि ऋकारांत आत्मनेपदी। ठीक है, अभी एक सूत्र पढ़ा था आपने, कौन सा सूत्र था वो? उसने कहा था उस सूत्र ने कि उष्ट सूत्र ने क्या कहा था कि ऋकारांत धातु और झलादि क्या कहते हैं, झलादि आत्मनेपदी लिंग प्रत्यय हो तो वो प्रत्यय कितवत माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता है? ठीक है, आपने भी पढ़ा था। और हमारी जो ऋकारांत धातु है, कौन धातु है? ऋकारांत धातु है। अब ऋकारांत धातु है हमारी सारी की सारी कैसे होती हैं? ब्री और ब्रिंग को छोड़ करके सारी की सारी अनिट होती है। कैसे होती है? ब्री और ब्रिंग को छोड़कर तो सारी की सारी धातु हमारी ऋकारांत अनिट होती है। पर इस सूत्र ने कहा कि जो संयोग आदि ऋकारांत धातु होंगी वो विकल्प से कितवत, वो विकल्प से इडागम होगा उनको। कैसे होंगी? विकल्प से इडागम। विकल्प से इडागम मतलब कि अब सारी की सारी संयोग पूर्व में हो, संयोग आदि में हो, ऐसी ऋकारांत धातु अब सारी की सारी वेट हो गई। कैसी होगी? वेट। और जब वेट हो गई तो उनसे एक बार इट होगा और एक बार इट नहीं होगा। और जब इट होगा तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, गुण करना है केवल। ठीक है, और जब इट नहीं होगा तो उनको बाद में झलादि प्रत्यय मिलेगा। कैसा प्रत्यय मिलेगा? और झलादि मिलेगा तो उष्ट सूत्र से क्या हो जाएगा? वो आपकी धातु के प्रत्यय कैसा हो जाएगा? आपका कितवत हो जाएगा। समझ में आया आपको? इसको थोड़ा मनीष जी एक बार एक्सप्लेन करिए, क्योंकि जैसे कि देखिए आपकी धातु है, आपकी धातु कौन सी धातु है? स्त्री धातु है आपकी। ये धातु हमारी मूल में अनिट है। कैसी है? अनिट है। अनिट होने के कारण इससे केवल शिष्ट प्रत्यय लगेगा। पर सूत्र आया हमारा वितश्च संयोगादेः कि संयोग आदि में हो, संयोग आदि में हो ऐसी ऋकारांत धातु से बाद में जो प्रत्यय लिंग और सिच का जो प्रत्यय आएगा, कौन सा प्रत्यय? लिंग और सिच। लिंग और सिच का जो प्रत्यय आएगा वो विकल्प से कैसा होता है आपका? उसको विकल्प से इडागम होता है। कैसा होता है? विकल्प से इडागम होता है। इडागम होता है। देखिए देखिए इसके पूर्व वाला सूत्र कौन सा है? लिंग सिचोर आत्मनेपदेषु। ये क्या कर रहा था कि व्री और व्री धातु को लिंग के बनाने पर, ये केवल व्री और व्री धातु को कर रहा था।
व्री और दोनों मतलब व्री धातु को केवल कर रहा था, लिंग और सिच के परिणाम पर वेट कर रहा था। इसने कह दिया व्री धातु को तो आप कर रहे हो, आप केवल व्री धातु को कर रहे हो। और ये क्या कर रहा है, ये सारी ऋकारांत धातुओं को नहीं कर रहा है। ये कैसी ऋकारांत धातुओं कर रहा है, संयोग आदि में हो ऐसी ऋकारांत धातुओं को वेट कर रहा है। जब इसने वेट कर दिया तब क्या हो गया हमारा कि ये हमारा इशिष्ट जो प्रत्यय है हमारा, अब इससे दो रूप लगेंगे, एक स्त्री प्लस इशिष्ट। अब जब वेट हो गया तो दो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अब हमने ये तो लगा दिया, ये तो वेट इटागम करने का विचार हुआ, पर लेकिन हमारी ऋकारांत धातु को बाद में एक उच्च सूत्र भी पढ़ा है हमने, उच्च। वो कहता है, क्या कहता है वो ये कहता है कि ऋकारांत धातु हो और बाद में झलादि प्रत्यय हो, अगर झलादि होगा तो कितवत होगा, और झलादि हमको तभी मिलेगा जब इट आगम नहीं होगा। तो यहाँ इट आगम नहीं हुआ है, इसलिए क्या है, हमारा झलादि है। कैसा है मतलब, ये स्त्री प्लस शिष्ट झलादि है। झलादि होने के कारण कुछ नहीं, वो कितवत हो गया, ये प्रत्यय कितवत होने से गुण वृद्धि ना होकर स्त्री प्लस शिष्ट स्त्रीशिष्ट हो गया। अब जब जी इसमें री धातु भी ली है तो री धातु का भी समावेश होगा इसमें। हाँ, री धातु, देखिए री धातु किसमें, विदष्ट संयोगादि में। जी यहाँ इडागम करके और इडागम न करके उसमें दोनों में री धातु दी गई है। इडागम नहीं, यहाँ पर तो संयोग आदि ऋकारांत धातु कहा गया है ना। अच्छा नहीं, माता जी की पुस्तक में, माता जी पुस्तक में क्या लिखा है, कहाँ लिखा है? यहाँ पर जो संयोग आदि ऋकारांत धातु है ना, उसके नीचे जो इडागम करके प्रत्यय के कित न होने पर स्त्री प्लस इशिष्ट और री को नहीं वो स्त्री के ही री को, और री को नहीं है, स्त्री के री को, स्त्री के ही री के लिए कह रही है वो माता जी, कह रही है स्त्री के लिए री को, स्त्री के री को ही साधातु आर्धातु के गुण करिए, क्योंकि बाद में कितवत प्रत्यय कितवत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इडागम कराया आपने। जब इडागम करेंगे तो कित नहीं होगा। देखिए इस प्रकार समझिए, इडागम होगा तो कित नहीं होगा, और जब इडागम नहीं होगा तो कित हो जाएगा। ठीक है जी जी। और कित होने पर आपको पता ही, और इडागम होने पर जब कित नहीं होगा तो फिर गुण होगा। तो एक बार स्त्रीशिष्ट रूप बन गया आपका, स्त्रीशिष्ट, और एक बार गुण। प्रिंटिंग में ऐसा किया है तो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा कि अलग से है करके, और एक बार स्त्रीशिष्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब देखिए इसके बाद में ऐसे बन गया ना आपका, एक स्तरीशिष्ट और एक बार स्त्रीशिष्ट, दो रूप बन गए ना, स्तरीशिष्ट और एक बार स्त्रीशिष्ट। ऐसी सारी धातुओं को करना है आपको। पर यदि आप संयोग आदि धातु होगी तो आपको कैसी मिलेगी, वेट मिलेगी संयोग आदि ऋकारांत में। अगर वो केवल ऋकारांत संयोग आदि नहीं हुई तो क्या होगी, वो अनिट की अनिट ही रहेगी, और जब अनिट रहेगी तो उसको बाद में झलादि प्रत्यय मिलेगा, और झलादि प्रत्यय बाद में मिलेगा तो गुण तो होना ही नहीं है, कितवत माना जाएगा। कितवत माना जाएगा। तो क्या बन गया आपका, कृशिष्ट बन गया। क्योंकि धातु आपकी कैसी है, संयोग आदि नहीं है, सामान्य होगी। संयोग आदि ना होने के कारण ये अब अनिट है, पहले भी अनिट थी और अभी भी अनिट रहेगी। अनिट रहेगी तो शिष्ट प्रत्यय लगेगा, और शिष्ट प्रत्यय कैसा है आपका, झलादि है, और झलादि होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर गुण वृद्धि नहीं, मतलब झलादि होने से कितवत हो गया और कितवत होने से गुण वृद्धि नहीं हुई। अब देखिए जैसे ऋकारांत धातु में हम प्रवेश कर रहे हैं ना, तो ऋकारांत धातुओं में किसी को कुछ याद है? ये जो रीत इत धातु हो जो सूत्र है हमारा, ये हमने हर जगह लगाते चले हैं, स्टार्टिंग से लगाते आ रहे हैं हम। ये सूत्र लगा के आ रहे नहीं आ रहे? रीत इत धातु हो, और एक और कौन सा था, ओष्ठ पूर्व अनुष्ठ पूर्व का तो जो था, हाँ ये वही है, ओष्ठ पूर्व अनोष्ठ पूर्व। यदि हमारी दीर्घ ऋकारांत धातु हो, कैसी हो, दीर्घ इकारांत धातु, दीर्घ ऋकारांत धातु हो, तो उसको क्या होता है, उसके री के स्थान पर इर होता है। क्या होता है री के स्थान पर, इर होता है। तो देखिए जैसे कि आप पहले स्थिति बनाते हैं
कि आस्त्री धातु आई, कौन सी? आस्त्री। अभी जो आस्त्री जो है ये ऋकारांत है, कैसी है आपकी? दीर्घ ऋकारांत। दीर्घ ऋकारांत है। और दीर्घ ऋकारांत सारी धातु क्या होती है आपकी? पहले सेठ होती है ना। लिंग सिचोर आत्मनेपदेषु से विकल्प से इडागम होता है। अच्छा, तो मतलब लिंग सिचोर आत्मनेपदेषु से क्या हो जाएगी? ये धातु आपकी पहले कैसी थी? आपकी सेठ थी, नित्य सेठ थी, पर अब ये वेट हो गई। कैसे हो गई महोदय? वेट। वेट होने के कारण लिंग सिचोर आत्मनेपदेषु में वेट किया। वेट होने के कारण अब एक बार शिष्ट प्रत्यय लगेगा, एक बार इशिष्ट प्रत्यय लगेगा। इशिष्ट में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसमें? शिष्ट में दिक्कत है। जब शिष्ट प्रत्यय मिला तो झलादी होने की वजह से कित्वत मान लिया गया, और कित्वत होने पर क्या हो गया? यहाँ पर री को गुण नहीं हो पाया। अब जब री को गुण नहीं होगा तो क्या होगा? तो कहते हैं जब री को गुण नहीं होता है तो उसके क्या जाता है? उसको ir आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? ir आदेश। किस सूत्र से होता है? रीत इत धातु से। और कब होता है? कित प्रत्यय के पर, कित नित प्रत्यय के पर होने पर। कहाँ होता है महोदय? कित गित प्रत्यय पर। अभी कित गित प्रत्यय पर में है तो क्या करिए? कित प्रत्यय पर में है तो इर कर दिया, और इर करने के बाद में एक सूत्र था हलीचा। क्या सूत्र था? कि हल परे होने पर उपधा में क्या? उपधा के ई को दीर्घ होता है। रेफांत और वकारांत धातु की उपधा के, रेफांत और वकारांत धातु की उपधा के ई को दीर्घ होता है। तो रेफांत धातु हो गई आपकी, रेफांत अंग हो गया, और उसकी उपधा में जो ई है उसको क्या हो गया? आपने दीर्घ कर दिया। आस्तीर शिष्ट, आस्तीर शिष्ट बन गया आपका। ठीक है। और आस्तीर शिष्ट, अब जब इडागम ना होने पर तो आस्तीर शिष्ट बन गया, और जब इडागम होगा तो क्या होगा? आस्त्री है, उसको गुण कर दीजिए, गुण करेंगे तो आस्तर होगा। क्या होगा उस आस्त्री को? आस्तर। और आस्तर होगा। आस्तर होने के बाद में आपको क्या करना है? इशिष्ट प्रत्यय लगा दिए। आस्तर इशिष्ट आस्तरी शिष्ट। यहाँ पर भी वो सूत्र आएगा न लिंगी। यहाँ पर भी वृतो वा इस सूत्र से इट को दीर्घ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इट को पर, लेकिन न लिंगी सूत्र ने यहाँ पर भी निषेध कर दिया कि लिंग लकार के पर होने पर वृतो वा सूत्र से दीर्घ नहीं होता है। ठीक है। अब आपकी आ रही है यह अजंत धातुओं के आश्रय लिंग लकार लकार आत्मनेपथ्य धातु रूप बनाने की विधि खत्म हुई आपकी। ठीक है। इस प्रकार आपकी विधि लगती है सारे सूत्रों में। अब आपके अजंत खत्म हो गए, अब आपके हलंत प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे सामने 102 हलंत अनिट धातु हैं। कितनी धातु हैं? 102 प्रकार की हलंत अनिट धातु हैं। इनमें से जो आत्मनेपदी हैं केवल उन्हीं में सी युक्त से बने हुए अनिट प्रत्यय लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बताइए। 102 धातु बेशक हैं, पर हर धातु आत्मनेपद में नहीं चलती है। अगर मान लीजिए 102 धातुओं में से 50 धातु आत्मनेपद में चलती हैं, तो बाकी की तो नहीं चलेंगी ना परस्मै पद वाली, नहीं, फिर हमको 50 का ही ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये इसलिए बता रहे हैं, अब इसके बाद कुछ धातुओं को, उन 50 धातुओं में से भी कुछ धातु ऐसी हैं जिनकी उपधा में इक है। कैसी हैं? उपधा में इक। तो 50 धातु मान लीजिए 50 धातु आत्मनेपद में चलती है, पर उन 50 धातु में से भी 20 धातु में आपको क्या मिलेगा? उपधा में इक मिलेगा। ठीक है। उन 20 धातुओं में भी आपको उपधा में इक मिलेगा। अब जब उपधा में आपको इक मिलेगा तो ये उपधा के इक के लिए ही सूत्र है। कौन सा सूत्र? लिंग सिचोर आत्मनेपदेषु, नहीं, लिंग सिचाव आत्मनेपदेषु। इनमें कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों में। एक सेकंड। इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है।
लिंग सिचावात्मनेपदेषु, ठीक है। लिंग सिचावात्मनेपदेषु से क्या हो जाएगा कि ये धातु आपकी कैसे हो जाएंगी, इनके बाद में जो प्रत्यय आएगा वो कितवत माना जाएगा। कैसे माना जाएगा महोदय? कितवत माना जाएगा। और जैसे समझ ले, थोड़ा समझते हैं कैसे माना जाएगा कि आप पहले शर्त देखते हैं। पहली बात, धातु कैसे होनी चाहिए? धातु की उपधा में एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। एक होना चाहिए। दूसरा कि धातु अनिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अनिट। सॉरी, पहले अनिट को पहले बाद में जोड़ते हैं। एक उपधा में एक होना चाहिए। उपधा में धातु हलंत होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपको अनिट होनी चाहिए। धातु कैसे होनी चाहिए? अनिट होनी चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि अनिट होनी चाहिए धातु या सेठ होनी चाहिए। ये तो कोई कह ही नहीं रहा। कोई कह रहा है कि यहाँ पर देखिए सूत्र का अर्थ देखिए, लिंग सिचौ आत्मनेपदेषु इका हलंता च झल कित। तो यहाँ पर तो कोई आपका अनिट आया क्या? बताइए। नहीं आया। तो आपको कौन कह रहा है कि आपको अनिट धातुओं का ही ग्रहण करना है केवल? तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक झल शब्द दिख रहा है। हाँ, झल, ये कह रहा है झलादि लिंग प्रत्यय पर होने पर। अब यदि आप इट आगम करेंगे तो आपको झलादि मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आएगा। तो इसका मतलब कि इट आगम करने पर कभी भी आपको झलादि मिलेगा नहीं, प्रवृत्ति ही नहीं होगी। इसका मतलब सूत्र की प्रवृत्ति कब होगी? जब इट आगम नहीं होगा। और जब इट आगम कब अनिट नहीं होता है? जब धातु अनिट होती है। तो इसलिए केवल हम अनिट धातुओं में ग्रहण कर रहे हैं। समझ में आया आपको? किसी ने नहीं बोला यहाँ पर कि अनिट और सेठ में क्यों कर रहे हैं हम। ये हमें झल ने बताया कि आपको झल कब मिलेगा? जब इट आगम नहीं होगा। और इट आगम होगा तब तो आपको फिर झल थोड़ी ना मिलेगा, आजादी मिलेगा। और ये सूत्र झलादि लिंग और सिच प्रत्यय के परे होने पर ही करता है। याद रखिएगा, झलादि लिंग और सिच प्रत्यय के परे होने पर ही आपका क्या करता है? आपका ये कितवत करता है। अब जैसे मान लीजिए ये आपकी सारी धातुएं है, मतलब पहले तो बहुत सारी धातुएं की नहीं है, जैसे पच मुच रिच वच विच सिच, ठीक है। ये सारी और वैसी 102 धातुएं हैं। उन 102 धातुओं में से ये धातुएं निकाल दी आपकी। ये धातुएं आपकी कैसी हैं? आत्मनेपद में चलती हैं। कैसे चलती हैं? कैसे चलती हैं आपकी? आत्मनेपद में चलती है। हाँ, तो जब हमें ये पता लगा कि हमें अनिट धातुओं में हमें करना है कार्य, तो हमने अनिट धातुएं देखी। अनिट में से हमें 102 मिली। उन 102 से में से भी हमने क्या, 102 मतलब मान लीजिए 102 मिली, उनमें से हमने क्या कर दिया कि जो आत्मनेपद में चलती केवल उनको छाट लिया। उससे काम नहीं चलेगा। फिर हमको कैसे चाहिए? उपधा में एक भी चाहिए। तो फिर हमने वो छाटी जिनकी उपधा में एक मिलेगा। जैसे पच आत्मनेपदी धातु है पर उसकी उपधा में एक नहीं है। उसकी किसकी उपधा में एक है? जैसे रिच की, विच की, सिच की, इनकी उपधा में एक है कि नहीं है? इनकी उपधा में क्या है? आपका एक है। लघु एक है। लघु एक है, मतलब एक है केवल, ठीक है ना? एक है कि नहीं है? एक है। एक होने की वजह से, उपधा में एक होने की वजह से आपको क्या हो जाएगा? इनके बाद वाला जो प्रत्यय है वो कितवत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कितवत हो जाएगा। और ये कितवत कर क्यों रहे हैं? कोई विशेष प्रयोजन है क्या कितवत करने का? बताइए कोई। तो गुण वृद्धि निषेध होगा। बस मतलब विच धातु है तो विच को बाद में शिष्ट के परे होने पर बेच ना हो जाए, इसलिए कित बना दिया। तो विच को ही ना हो केवल, क्योंकि विच उपधा में एक है और हलंत है। मन को हो जाए, क्योंकि मन की उपधा में एक नहीं है और हलंत तो है पर उपधा में एक नहीं है, ठीक है। इसी अब आगे देखिए, लिंग सिचावात्मनेपदेषु सूत्र के द्वारा, इसको पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है ना, जो जो पढ़ा रहा हूं मैं। अब आपकी धातु कौन सी आई? देखिए पहले आपकी कवर्गांत धातु करते हैं। कौन सा धातु करते हैं? पर महोदय, मन को गुण कैसे होगा? मन को गुण नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है नहीं, मन को गुण नहीं होगा वो बात ठीक है आपकी,
जी पर लेकिन कितवत किसके लिए कर रहा है? मान, ठीक है ना, मान कितवत नहीं है। कितवत नहीं है ना, वहां पर कितवत इसलिए कर रहा है, इगंत को कर रहा है केवल। ईगो पर तो अब देखिए, सबसे पहले हलंत धातुओं में कवर्गांत धातु आती है। कौन सी धातु आती है? कब और कांत। कवर्गांत। तो कवर्गांत अनिट धातुएं कितनी है आपकी? एक ही है केवल, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सेठ हो, अब सेठ धातुएं जितनी भी होंगी उन सब में फायदा है, जोड़ दीजिए केवल। आपको क्या करना होगा, केवल जोड़ दीजिए ना, जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अनिट धातु में थोड़ा कार्य संधि करनी पड़ती है। जैसे शक प्लस शिष्ट आया, अब यहाँ पर क्या संधि होगी, तो बता सकता है? आदेश प्रत्यय। आदेश प्रत्यय से पूर्व में कवर्ग है और कवर्ग के बाद में सा है, तो उसको क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तो शक शिष्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शक शिष्ट बन गया आपका। फिर चवर्गांत धातु आई। चवर्गांत धातुओं को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 2 भागों में। 2 भागों में। एक तो वो चवर्गांत होती है जिसको हम चौकू से कुत्तो करते हैं, और एक वो चवर्गांत होती है जिसको हम भ्रष्ट भ्रष्ट से भोजन करते हैं। अब देखिए, ये जो आपकी धातु में है पच, रिच, सॉरी पच, पच धातु कैसी है आपकी, बताइए? अनिट, अनिट चकारांत। अनिट है। कैसी? चवर्गांत है। और सामान्य में आएगी या भ्रष्टादियों में आएगी? सामान्य में। सामान्य में आएगी, चौकू से। हाँ, सामान्य में आएगी, ठीक है। तो सामान्य में आने के कारण इसको क्या हो जाएगा, चौकू से कुत्तो हो जाएगा। भरत महोदय आएंगे क्या आज? भरत महोदय? हाँ महोदय, जस्ट नाउ ज्वाइन किया। जी जी अभी अभी ज्वाइन किया। जी जी। तो पच धातु है। पच धातु कैसी है आपकी? चवर्गांत है। इसको क्या हो जाएगा? अनिट है। हाँ, अनिट है। तो सामान्य में आपकी है, इसलिए चौकू से इसको कुत्त हो जाएगा, तो पच को पक हो गया, और पक प्लस शिष्ट पक्षिष्ट हो गया। आदेश प्रत्यय बहुत लगेगा आपका, आदेश प्रत्यय सूत्र जो है वो बहुत बार लगेगा, इसलिए उसको मजबूत करिए। पूर्व में इण और कवर्ग चाहिए, और बाद में प्रत्यय और आदेश का सकार होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, रिच धातु आई। रिच धातु में भी वही होगा, चा को तुक्का होगा, पर लेकिन यहाँ पर पुगंत लघु पदस्य चा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? पुगंत लघु पदस्य। पुगंत लघु पदस्य चा की प्राप्ति होती है। अब प्राप्ति कैसे होती है? उपधा में लघु एक है तो उसको गुण हो जाए, पर इसने क्या कह दिया सूत्र ने कि नहीं, कौन सा सूत्र? लिंग से चावात्मनिपदेशु। उसने कहा कि आपकी धातु उसको कित बना दिया ना, कित बना दिया। तो इगंत भी है और मतलब उपधा में लघु एक है कि नहीं? उपधा में एक है, उपधा में एक है, और उसके बाद और हलंत भी है धातु। तो शिष्ट प्रत्यय कैसा हो गया आपका? कितवत हो गया। कितवत होने पर कैसा हो गया? गुण नहीं हुआ, बस केवल जोड़ दिया तो रिक्शिष्ट। विच धातु भी वैसी है, इसलिए क्या बना? विक्षिष्ट। शिच धातु भी वैसी है, तो क्या बना? शिक्षिष्ट। और मुच धातु भी वैसी है, तो इसलिए क्या बना? मुक्षिष्ट। पर पच, मुच, रिच, वच, वच धातु का नहीं आया, क्योंकि वच धातु आपकी कैसी है? वक्ति, वक्ता, बनता ही नहीं बनता आपका। वच धातु आपकी परस्मय पदी है, इसलिए वच धातु का नहीं दिखाया। अब देखिए, जकारांत धातु आ रही है। तो जकारांत बेशक है, पर इसको भी चौकू से कुछ होगा कि नहीं होगा, बताइए? होगा, क्योंकि वो चवर्गांत को करता है। हम्म। चौकू से कुत्तो किया इसको, तो कुत्तो चौकू से करने पर कुतु किया, निक खरीचे बन से गया। फिर खरीचे भी हाँ। लगा। हाँ, निक कर दिया, और खरीचा से फिर निक कर दिया, और निक प्लस शिष्ट वही होगा कार्य, निक शिष्ट। अब देखिए, रंज धातु है। ये रंज अतिदेश सूत्र है ना? जी, लिंग सिचावात्मनि पदेशो अतिदेश सूत्र है। हाँ जी, अतिदेश सूत्र महोदय। हम्म। ठीक है, मैं एक दिन ऐसा करूंगा, जब आप थोड़ा पढ़ लेंगे ना ज्यादा, तो अतिदेश सूत्रों को सभी को एक साथ पढ़ाऊंगा। ठीक, पूरा प्रकरण एक साथ हो जाएगा, ठीक। और जो उसमें एक दो सीखने होंगे आप वो सीख जाएंगे, ठीक है। अब रंज धातु आई आपकी। नहीं, स्पेशली उसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि वो कब कित बनता है, कब नित बनता है, कब अकित बनता है। एक दूसरे को काटते रहते हैं ना बहुत सारे सूत्र। जी जी, बहुत सारे सूत्र हैं।
तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जी। याद नहीं रख पा रहे हैं। एक बार क्रम से याद करेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक। बहुत झमेला है। तो रंज प्लस शिष्ट है, चौकू से कुत्त गया तो रंज को जा को गा हो गया, तो रंग प्लस शिष्ट हो गया, और गा को का हो गया तो क्या बन गया, रंग शिष्ट बन गया। बाद में का मिला, इसलिए कोई परसवर्ण उसको ही होगा, ठीक है ना। ये तो अनुस्वार वाला तो आपको बता रखा है मैंने। हाँ। बाद में जो होगा उसका पंचम वर्ण होगा। इसमें एक चीज नहीं समझ आई, ये अनिलताम हलोपधाया की से इसमें न का लोप नहीं होना चाहिए था। अनिलताम हल उपधाया की नीति से इसमें ना लोप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उपधाम ये कितवत नहीं है प्रत्यय, कितवत नहीं कितवत है। नहीं है। क्यों? क्योंकि उपधा में एक होना चाहिए ना कित के लिए। तो अच्छा, इन चारों धातुओं में किसी में भी उपधा में आपको एक मिल रहा है क्या? देखिए, ध्यान समझिए। ठीक है अनिर्दिष्ट धातु की उपधा में आपको क्या मिलेगा? ठीक है। तो मतलब लिंग सिचाव आत्मनेपदेशु से जब अगर मतलब उपधा में एक होगा तभी वैलिड होगा ना एक। तो हाँ जी। दरअसल कैसे ठीक। समझना है, देखिए कि ये एक सेकेंड, युगपद भी होना चाहिए। उसको वैसे ही समझ सकते हैं। एक और पेज देता हूं। जैसे देखिए कि इस सूत्र को कितवत करने के लिए उपधा में एक चाहिए, और अनिर्दिष्ट धातुओं की उपधा में क्या मिलता है हमको? उपधा में ना मिलता है। तो अनिर्दिष्ट धातुओं की उपधा में हमेशा हमको ना मिलेगा, और जब हमेशा उपधा में ना मिलेगा, एक नहीं मिलेगा, तो एक मिलने पर ही कित होता है, और उपधा में ना मिलेगा तो कित नहीं होगा। ठीक है। तो कित ना होने की वजह से क्या हो गया आपका? ना का लोप नहीं होगा, अनिर्दिष्ट धातुओं के ना का लोप नहीं होगा। ठीक है महोदय। तो ये कितना ही है, तो फिर इसको गुण प्राप्ति हो सकती है, लेकिन यहाँ नहीं होगा गुण क्योंकि तो गुण गुण किसी करने से के लिए प्राप्ति एक ही नहीं है। नहीं है। गुण करने के लिए किसी से प्राप्ति नहीं है आपकी। हम्म। ठीक है ना। मतलब समझ रहे हैं हाँ कि जी, किस समझ प्रकार से समझा रखा है। एक तो बोला खिद में क्यों नहीं होगा? जी, खिद में एक है। खिद में कहा है एक? एक तो है ना उपदा में। खिद, खिद, अच्छा। हम्म। तो वहां पर खिद में उपदा में एक है, तो उसको हुआ है ना कित बांध करके, उसको गुण नहीं हुआ, खित शिष्ट ही नो, बनाए। ये फिर से कित हो गया, इसलिए एक हाँ है जी। तो कित है, इसलिए एक कुल होगा, मिलाकर गुण, देखिए कुल मिलाकर गुण निषेध ही करना है। सभी अनिर्दिष्ट धातुओं में यदि उपधा में एक है तो कित है प्रत्यय, यदि उपधा में एक नहीं है तो कित नहीं है प्रत्यय। इतना समझिए। ठीक है, समझ में आया मुझे? उपधा में हाँ। एक है तो कित, और नहीं है तो कित नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए एक अब दकारांत धातु प्रारंभ कर रहे हैं। दकारांत धातु में कुछ नहीं, सिंपल है आपका। दा को ता करिएगा और जोड़ दीजिएगा। पदशिष्ट, हतशिष्ट, खितशिष्ट। यहाँ पर गुण भी नहीं होगा आपका, क्योंकि जैसे ही उपधा में एक मिलेगा, एक मिलने पर ही गुण होता है, और इसमें एक मिलने पर ही गुण निषेध के लिए कित लगा दिया। युद्ध धातु है, धकारांत है, इसको भी क्या करिए आप? दकारांत, वो धा को ता कर लीजिए खरीचा सभी से। में खरीचा लगा है। सभी में खरीचा लगे, क्योंकि बाद में प्रत्यय तो आपका शिष्ट ही रहेगा, और शिष्ट मतलब स मतलब खरीचा। ठीक है ना, खर प्रत्यय में आता है। बुद्ध धातु आई, तो बुद्ध धातु कैसी है हमारी? 3-4 है। कैसी है? कैसी है महोदय? 3-4 एकाचो बशोबश लगेगा। हाँ। तो जब आपकी धातु की संख्या 3-4 हो, तो बुद्ध धातु की संख्या 3-4 है बिल्कुल। ये 3 और ये 4। जब धातु की संख्या 3-4 होती है, तब क्या होता है? सा के परे होने पर धातु कैसी है? कब पर होने पर? सा और ध्वा के परे होने पर। और ध्वा, ये तो तो यहाँ स पर है सा पर परे। में है, सा पर में है, तो 3 को क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। बस इतना 44 तक करना है।
एकाचो वशोवश का काम क्या है? 34 को 44 बनाना। ठीक है, आपको विस्तार पूर्वक समझाया था पूर्व कक्षाओं में। अब उसके बाद संबंध नहीं है। अब क्या हुआ कि इसको ताको क्या हो गया हमारा? धाको खरीचा से ता हो गया, तो भूत शिष्ट बन गया आपका। सारी प्रक्रिया आसान है, पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए अब जो चीज पढ़े रहते हैं ना पहले, तो फिर वो चीज थोड़ी जल्दी जल्दी कराने की इच्छा होती है। अनिट नकारांत धातु है, नकारांत है इसलिए मतलब इसका मतलब क्या है? अब नकारांत है तो अंतिम में ही मिलेगा, मतलब बीच में ही मिलेगा, तो नश्चा पदांत से जरी से क्या करा हमने? अनुस्वार कर दिया। अच्छा, परसवर्ण क्यों नहीं होगा इसे? मैंने आपको बताया है। हाँ, शस्त्र को नहीं होगा, शशा को नहीं होता। मैंने कहा था ऊष्म वर्ण परे होने पर नहीं होता है, क्योंकि सूत्र जो है वो य प्रत्याहार के परे होने पर करता है। कब करता है? और यह प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण नहीं आते हैं, अर्थात ऊष्म वर्ण के परे होने पर आपका अनुस्वार को परसवर्ण नहीं होता है। इसलिए कभी भी देखिएगा बाद में आपके ऊष्म वर्ण हो तो अनुस्वार का अनुस्वार ही रहता है। ठीक है, तो महोदय इसका उच्चारण कैसे होगा सर फिर? मनशिष्ट। अब देखिए बात पर, लेकिन ये स है आपका, ये हाँ। कौन सा सकार है? दंत सकार है। कैसे सकार है? हाँ, दंत सकार। और दंत सकार है तो अनुस्वार को ना का उच्चारण करिए। ठीक है ना। अच्छा, और मनशिष्ट। जब श तालव्य शकार और मूर्धन्य शकार हो तो? जी, तालव्य होगा तो तालव्य मतलब हाँ। तालु, तालु मतलब या, तो मनशिष्ट। अच्छा, और जब मूर्धन्य शकार होगा तो ना मनशिष्ट, मतलब इतना अंतर नहीं आता, ना का ही सुनाई देता है। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पवर्गांत धातु देखिए, पवर्गांत धातु में भी वही करना है आपको, बस क्या लगाना है? खरीचा तो लगेगा नहीं, केवल जोड़ना है। मकारांत धातु में आपको क्या करना है कि मकारांत धातु में आपको केवल वही करना है, नश्चापदांत से जड़ी और जोड़ दीजिए। ठीक है। विशेष अनिट मकारांत गम धातु। अब बोलते हैं गम धातु तो आपकी परस्मै पदी है। कैसी है गम धातु? परस्मै पदी है। और ये सूत्र कह रहा है, वागमः सूत्र कहता है, मैंने विशेष बताया था आपको। सम उपसर्ग लगता है तब वो आत्मनेपदी होती है। हाँ, तो मैंने ये सूत्र बताया था कि जब गम धातु को क्या होता है? विकल्प से कितपद होता है। कैसा होता है? और विकल्प से कितपद कब होगा? झलादि प्रत्यय के प्रवण पर। तो कहते हैं कि झलादि तो मिलेगा ही नहीं इसे। कहने क्यों नहीं मिलेगा? कहने धातु आपकी परस्मै पदी है, और जब धातु परस्मै पदी है तो झलादि मिलेगा ही नहीं। सीयुट थोड़ी ना मिलेगा, झलादि मिलेगा तो क्या मिलेगा? बोलेंगे कि यासुट मिलेगा फिर, और यासुट आपका झलादि नहीं है, और जब झलादि नहीं है तो विकल्प से कितवत भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कैसे तो फिर क्यों बनाया ये सूत्र? यानी ये सूत्र इसलिए बनाया है क्योंकि एक सूत्र है समोगमृच्छिभ्याम। क्या सूत्र है? ये कहता है कि सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु और रिच्छ धातु ये आत्मनेपदी हो जाती है। कैसे होती है? आत्मनेपदी। अब जब जैसे ही आत्मनेपदी होगी, सम उपसर्ग लगेगा तो आत्मनेपदी होगी, और आत्मनेपदी होगी तभी वागमः सूत्र की सार्थकता है, बनने की, सूत्र बनाने की का फायदा है। समझ में आया आपको? जब तक समोगमृच्छिभ्याम सूत्र आत्मनेपद नहीं करेगा उसको, तब तक वागमः की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, और प्रवृत्ति करवानी है उसकी तो आपको समोगमृच्छिभ्याम सूत्र लगा करके आत्मनेपद बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो आपका बन गया संगम प्लस शिष्ट बन गया। क्या बन गया? संगम प्लस शिष्ट। अब इस सूत्र ने कहा कि संगम, वो तो ठीक है, गम धातु को विकल्प से कित होता है। कैसा होता है? विकल्प से कित होता है। अब मान लीजिए तो संगम धातु उसको विकल्प से कित होता है, इसका मतलब कि एक बार
संगम मान, नहीं विकल्प से नहीं, कित होता है। नहीं विकल्प से होता है महोदय। अच्छा, प्रत्यय विकल्प से कितवत, ओके। संगम प्लस शिष्ट, यहाँ भी ये है, यहाँ भी यही है, ठीक है। पर लेकिन क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है देखिए, एक कित है और एक कित नहीं है आपका, ठीक है। एक सूत्र पढ़ा था आपने कि अनुदात्तो पदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोक को झलिक की थी। उसमें जब स्टार्टिंग में हम याद करते हैं तो गम रम नम यम मन हन वन तन मन वन क्षण क्षण घृण घृण ऋण 15 धातु आती हैं। सूत्र कहता है कि इन 15 धातुओं के अंतिम वर्ण का लोप होता है, मतलब 15 अनुनासिकांत धातुओं के, किसके, इन 15 अनुनासिकांत धातुओं के अंतिम वर्ण का लोप होता है। कब होता है तो कहते हैं कित गित प्रत्यय के पर होने पर, झलादि कित गित प्रत्यय के पर होने पर। तो ये आपका झलादि कित गित प्रत्यय, झलादि कित है। जब कित हुआ तो गम धातु में कित करने का प्रयोजन क्या है, गुण वृद्धि, तो गुण वृद्धि निषेध करना नहीं, यही गम धातु में गुण वृद्धि निषेध करना कोई प्रयोजन नहीं है कित मानने का। नहीं, गम धातु में कित मानने का जो प्रयोजन है वो क्या है, ताकि अनुदात्तो पदेश नलोप करने का था, मकार का लोप हो जाए, तो संगम संगशिष्ट बन जाए, संगशिष्ट, ठीक है। और जब आप कितवत नहीं मानेंगे तो एक बार संगम शिष्ट तो रहेगा ही, माँ और माँ को अनुस्वार का दिए रूप बनेगा, एक बार बनेगा रूप आपका संगशिष्ट, संगशिष्ट, और एक बार रूप बनेगा आपका संगशिष्ट, संगशिष्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक अनुस्वार का अंतर है बस, अनुस्वार के अंतर के लिए पाणिनि ने कित बनाया, एक सूत्र की प्रवृत्ति कराई, ताकि उस सूत्र से कित मत करने पर आपका मकार का लोप हो सके। तो देख रहे हैं व्याकरण में कोई अगर कहे ना, ये इसे बिंदु मत समझिएगा, छोटी सी बिंदु, ये कहना आपको कहना कि इस छोटी सी बिंदु के लिए, इस छोटी सी बिंदु को गायब करने के लिए पाणिनि ने सूत्र बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े सूत्र बनाए हैं, ताकि ये छोटी सी बिंदु गायब हो सके। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, अर्ध मात्रा लाघव तो बहुत दूर की बात हो गई बिंदु के सामने, ठीक है ना। ये देखिए, तो अब आगे चलते हैं। संगम से एक बार संगशिष्ट बन गया और एक बार क्या बन गया आपका संगम शिष्ट। यहाँ पर जो ये पासारण होगा ना तो यहाँ करेक्ट होना चाहिए ना, करेक्ट होना चाहिए, संगम शिष्ट हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी। अब देखिए सारी की, अब देखिए तालव्य शकारांत धातु बहुत बढ़िया लगती है मेरे को, क्योंकि तालव्य शकारांत जितनी भी धातुएं हैं वो अपने आप को मूर्धन्य शकारांत बना लेती हैं। कैसे बना लेती हैं, मूर्धन्य शकारांत लगता है कि जब भी कोई झलादि प्रत्यय होगा तो पदांत में वो धातु कैसे जाएगी, आपकी तालव्य शकारांत से मूर्धन्य शकारांत हो जाएगी। और जैसे ही मूर्धन्य शकारांत होगी और उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, सा मिलेगा, तो षडोह कासी सूत्र के द्वारा उस शा को क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। जैसे तालव्य शकारांत थी पहले, इसको वृश्च वृष जैसे मूर्धन्य शकारांत होगी, मूर्धन्य शकारांत बनने के बाद में इसको बाद में सा मिला, षडोह कासी सूत्र के द्वारा इसको क्या होगा, शा को का हो गया, और का होने के बाद दिक प्लस शीष्ट दिक शीष्ट बन गया। आदेश प्रत्यय तो लगेगा, ये आपको पता है। अब जो शकारांत है उसमें भी वही करना है, हमने पहले तालव्य शकारांत को मूर्धन्य शकारांत बना करके का किया, अब ये जो पहली मूर्धन्य शकारांत है इसको सीधा का कर दीजिए, ठीक है, षडोह कासी से, तो तिक्शीष्ट रूप बन गया। जब हम हकारांत में गए कह रहे इनके तीन वर्ग बनाइए, कह रहे 3 वर्ग क्यों, कह रहे देखिए एक तो वो होगा जिसको क्या हो जाएगा, देखिए जैसे गाह प्लस शिष्ट है, ठीक है, तो जब आप इसमें क्या सूत्र लगेगा, होढ़ा सूत्र, क्या लगेगा, होढ़ा, कि जैसे ही आपने हो हा के स्थान पर ढा किया, हा के नहीं स्थान एकाचो बशो बश लगेगा नहीं इधर भी, नहीं पहले एक, अच्छा एकाचो भशो भश को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, झषंत चाहिए, वो पहले भषंत चाहिए, भश चाहिए, अंतिम में क्या चाहिए, भश, पहले होड़ा लगेगा, और भश हमको जब ही मिलेगा जब हमको अंतिम में चतुर्थ वर्ण मिले, ठीक है।
तो हमने हावड़ा से हा के स्थान पर ढा किया, तो क्या बन गया आपका? गाढ़ गार्ड बन गया, गार्ड। और जब गार्ड बन गया तब देखिए ग आपका तृतीय है और ढा आपका चतुर्थ है। तो फिर अब 44 आपकी बनेगा। और अब आपकी 34 को 44 कर देंगे, ठीक है। जो नया व्यक्ति आएगा वो घूमता रह जाएगा कि यहाँ पर मैथ क्यों लगा रहे हैं, ये 34 को 44 क्यों कर रहे हैं। तो घाट बन गया, और जैसे ही घाट बना तो फिर वही षडोकासी। अब ढा को क्या कर देंगे, पहले शा को कर रहे थे, अब ढा को कर रहे हैं। बन क्या रहा है, का ही बन रहा है, ठीक है ना। तो घाक प्लस शिष्ट, घाक शिष्ट। उसी पर गृह है, इसको गृह को घृट बना दिया, और घृक घृक शिष्ट। वो है तो इसको क्या बना, गु। अच्छा ये बताइए, गृह धातु को गुण क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर? होगा ना, होगा ना ये महोदय? वेट है। वही तो ये गुण होना चाहिए ना यहाँ पर, घर शिष्ट हाँ। बनाना चाहिए यहाँ पर। ना गलत है गृही नहीं? शिष्ट भी बनेगा ना, गृही शिष्ट भी बनेगा ना जब। नहीं वो तो ठीक है, घर ही शिष्ट तो बनेगा। मैं कह रहा हूँ कि इस यहाँ पर गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं ना, इधर तो कित है। कित है, क्या है, कित है यहाँ पर, क्योंकि उपधा में एक है कि नहीं है, उपधा में एक है, और बाद वाला प्रत्यय आपका जलादी होने वजह से कित है। इसी यहाँ पर इसी कारण गुक शिष्ट है। इसमें देख आपको समझ में आया, अनिट धातु उन्होंने गुण करा ही नहीं है, पुगंत लघु पदस्थिचा की प्राप्ति हो ही नहीं पाई हमारी, ठीक है। एक सार धातु आर धातु की तो हुई है, कुछ जगह पे ही हो पाई है। अब इसके बाद गर ये बन गया आपका। एक बार फिर से बोलिएगा मनीष जी थोड़ा। अच्छा, उपधा में गुण करने के लिए हमको इक चाहिए, क्या चाहिए, हाँ, उपधा में गुण करने के लिए हमको इक चाहिए, और जब भी इक मिलता है तो बाद वाला प्रत्यय कित हो जाता है। ओके। मतलब कि एक व्यक्ति ने नहीं, बोला मैं 2 बजे महोदय खाना ये दूंगा। गृह और गुह दोनों वेट है, इसलिए इशिष्ट लगेगा प्रत्यय एक पक्ष तब में शिष्ट लगेगा, होगा। एक नहीं पक्ष वो में तो शिष्ट लगेगा, लगेगा। जब वो तो शिष्ट लग जाएगा। लगेगा तब वो लेकिन कित रहता है, इसलिए गुण नहीं होगा। जब एकित आई मीन इशिष्ट लगेगा तब गुण हो जाएगा। वो तो सीधी बात मैंने बताई आपको कि जब आपको जलादि मिलेगा तब किस्मत होगा। जब आपको गृह धातु, जैसे गाह धातु है आपकी, इसको आपने क्या कर दिया, इससे इशिष्ट प्रत्यय लगाया, ठीक है। तो इशिष्ट प्रत्यय लगाने पर ये गाह धातु, पहली बात तो इसमें प्राप्ति नहीं है, तो जोड़ दीजिए गा ही शिष्ट बन जाएगा। गृह धातु में जैसे आपने देखा कि गृह धातु में इशिष्ट लगा रहे हैं, तो ये तो झलादी थोड़ी ना है। जब झलादी नहीं है तो कितवत नहीं होगा, और जब कितवत नहीं होगा तो गुण करने के लिए कौन मना करेगा, तो गृह तो हो जाएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि झलादी मिलेगा तो कित होगा, और यदि आजादी मिलेगा तो कित नहीं होगा। और अपोजिट कैसा ये था? गुह धातु तो वो तो उपधा या गोह से दीर्घ हुआ ना, उदुक्ता है, दो वहां से इसको वो हो गया, बिल्कुल दीर्घ बहुत होगा, ऊत आदेश हो गया। गुण जी। नहीं होगा तो दीर्घ होगा। हाँ दीर्घ होगा, ठीक है। उदुक्ता है गुहा, गुही शिष्ट बन गया आपका। अब दकार आदि धातु आ रही है, बात वही है, घूम फिर के सारे आएंगे एक ही जगह पे, घूम फिर के आएंगे एक ही जगह पे कि दिया धातु है। अब ये दकार आदि होने की वजह से इसको क्या होगा, इसको दादेर धातु और घा से घा होगा, क्या होगा इसको महोदय, और जब घा होगा तो वैसे दी है आपकी, दी है। अभी तो ये हा है, पर जब इसको हा को घा कर लिया तो चतुर्थ मिल गया, तृतीय चतुर्थ मिला हमें, क्या मिला, 34 और 34 को करेंगे तो दा को धा बन गया, और धा बन गया तो धिद बन गया, धिग, और धिग बनने के बाद खरीचा से घा को का बन के धिक्शिष्ट बन गया, और दुह को दुखशिष्ट बन गया, ठीक है, ठीक है महोदय। अब हकारांत धातु आई आपकी, कौन सी धातु है, हकारांत, शेष हकारांत। तो कह रहे हैं जो ऐसी धातु जो जो जिसको उसको आपने क्या करना है, उसमें भी आपको वही करना है, होढ़ा लगाना है आपको, क्या लगाना है, होड़ा षडोकसी। होढ़ा और षडोकासी से वह है, इसको वाह को वड और वड को वक, वक वक शिष्ट बन गया आपका, ठीक है।
यहाँ पर इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें भी तो होड़ा लगा रहे हैं और इसमें भी तो होड़ा लगा रहे हैं। यहाँ एकाचो लग रहा था ना। हाँ, ऊपर वाले में एकाचो लग रहा था साथ में, यहाँ नीचे वाले में एकाचो नहीं लग रहा है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है। और ये आपके आश्रित लिंग के आत्मनेपदी रूप बनाने की विधि संपन्न हुई है आपकी। ठीक है। और जो ये है, ये आपके वो है, क्या कहते हैं, ये नहीं, एक मिनट, अच्छा, सेज हलंत धातु होगी तो उसमें तो मैंने आपको बता ही दिया है, आपको गुण करना है। अच्छा, विज धातु आई, एक मिनट सुनिए, रुक, बचा है थोड़ा। विज धातु आई, तो विज धातु के बाद में प्रत्यय कहता है इट होता है, इंगित माना जाता है, तो गुण निषेध हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उद्विजिशिष्ट। कुटादि धातु आएंगी तो वैसे ही होता है, वो तो निषेध होता है। भूव धातु आई तो भूव धातु की उपदा के स्थान पर ऊत कर दिया आपने, ये तो पढ़ाई है। कृपोरोलह, कृप धातु है, री के कृप के स्थान पर क्लिप कर देगा, और जब क्लिप करने पर क्या हो जाएगा आपका रूप, कल्पिशिष्ट बन जाएगा, क्योंकि गुण हो जाएगा। इसको मतलब क्यों, क्योंकि ये फिर आप, ये आपकी कैसी है, सेठ धातु है, तो कल्पिशिष्ट रूप बन गया आपका। बाकी धातुओं को मिद प्लस इशिष्ट, जब इनको गुण होगा, जो भी आपकी धातु है उसको यदि गुण, सीधी बात है महोदय, अगर इट आगम हो रहा है तो गुण होगा, और इट आगम नहीं हो रहा है तो गुण नहीं होगा। किसके लिए ये नियम है? जिसकी ऐसी धातु होगी जिनकी उपधा में इक है, उनके लिए नियम है। ठीक है। और ये क्लिबिशिष्ट, ग्रहोलिटी दीर्घ का सूत्र आया, कहता है, क्या कहता है, ग्रह धातु के बाद में जो इट मिलता है उसको क्या होता है, दीर्घ होता है, तो ग्रही शिष्ट बनेगा, ग्रही शिष्ट नहीं बनेगा, ग्रही शिष्ट। ये जो सारे सूत्र हैं, अब ये निजंत धातुओं में जा रहे हैं। ठीक है, इतना ही आपका था, ये आपका हो गया, पूरा संपन्न हो गया। ठीक है। किसी के मन में और कोई प्रश्न हो तो बताइए अब। मनीष जी, ये जो विजय इट है जी, इसमें यहाँ पे माता जी ने लिखा है तुदादी गण के विज धातु से परे। एक जगह मैंने देखा है ये विज जो है ये एक और जगह भी है ना, जी, हम इस पे चर्चा कर त्रयादि गण में भी है। जी, हमने चर्चा करी थी इस बार, एक बार पहले। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये विज धातु आपकी कितनी है, 3 है महोदय। ठीक है। एक है आपकी जोत्यादि गण की, और एक है तुदादि गण की, और एक है रुधादि गण की। पर सेट कौन सी है आपकी? तुदादी और रुदादी की है। तुदादि और रुधादि गण की है, दोनों, ये दोनों सेट है। तो जोत्यादि गण की तो सेट मिलेगी नहीं, और जब सेट नहीं मिलेगी तो इट को गितवत भी नहीं होगा। इट मिलने पर ही तो गितवत होता है, इसलिए हमने सेट को पकड़ा। इसमें पुस्तक में क्या लिखा है, तुदादि गण लिखा है केवल। हाँ, मगर रुधादि भी होना चाहिए। नहीं, कहीं और माता जी ने दोनों लिखा है, तुदादी और रुदादी दोनों पकड़ लेना चाहिए। हाँ, 2 जगह लिखा है। और फिर हमने मादवीय धातु वृत्ति में कल देखा था, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें विजय इट अप्लाई किया हुआ है रुधादि वाली में भी, तो ये रुधादि में भी होगा। अच्छा, एक अब इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुदादी लिखा है, यहाँ पर ये, एक सेकंड, अब देखिए, दोनों सेट हैं, पर एक आत्मनेपदी है, एक परस्मैपदी है, एक आत्मनेपदी है और एक परस्मैपदी है। अच्छा, तो फिर इसलिए रुधादि के अंदर यहाँ पे एटलीस्ट एप्लीकेबल नहीं है। आश्रित लिंग में केवल तुदादि की ही प्रवृत्ति हो पाएगी। ठीक है। हाँ, करेक्ट, आश्रित लिंग में केवल तुदादी, आश्रित लिंग में केवल तुदादि की ही प्रवृत्ति हो पाएगी, क्योंकि रुधादि तो रुधादि गण की जो बीज धातु है वो परस्मैपदी है आपकी। जो ऐसी कोई स्थिति आती होगी कि जहां पर परस्मैपदी मिलता होगा, में प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय मिलता होगा, परस्मैपदी केवल, तो वहां पर आत्मनेपदी सिर्फ वहां यासुट लग जाएगा, वहां पर केवल रुधादि गण की धातुओं को होता होगा। ठीक है। जहां पर आपकी धातु, जहां आपका कोई प्रत्यय, अब देखिए सीधी बात है, जब धातु दोनों उभयपदी नहीं है, आत्मनेपदी मिलेगी तो आत्मनेपदी प्रत्यय लगाने पड़ेंगे, और परस्मैपदी मिलेगी तो परस्मैपदी लगाना पड़ेगा। सीधी बात यह है कि ये बीज धातु जो है आपकी सेट है। ठीक है ना, दोनों के दोनों सेट है। ठीक है। आपकी यहाँ पर आत्मनेपदी चला, आत्मनेपदी का प्रकार चला। ठीक है। और कोई प्रश्न महोदय?
हरिओम। आवाज आ रही है आपको? ये मनीष जी, आपको पढ़ने में कितना समय लगा था पूरी एक बार अष्टाध्याय? अष्टाध्यायी में पूरी पढ़ाई नहीं हूँ मैं, मतलब ये क्या कहते हैं, अष्टाध्यायी सिर्फ धातु पाठ, ये सूत्र पाठ? नहीं, सूत्र पाठ नहीं, मतलब आपने तो मतलब पढ़ा होगा पूरा, ये तो कितना समय लगता है? पूरा नहीं पढ़ा महोदय मैंने, मैं पढ़ ही रहा हूँ, मैं चल रहा है मेरा अध्ययन। मनीष तो जी माता जी यहाँ जैसे पढ़ाती है तो कितना समय लगाती हैं वो? मतलब ठीक है, माता जी की सुपर स्पीड से नहीं, मतलब अगर देखिए, अगर मैं बताऊं कि अगर आप अच्छे से सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं, ठीक है, या मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक नहीं, आप दिन में 3-4 घंटे पढ़ते हैं, तो कम से कम तिगंत के लिए तो आपको कम से कम चाहिए, अगर पूरा तिगंत जंत संदंत के साथ में कम से कम 9 से 10 महीने तो कम से कम लगेंगे महोदय आपको। 9 से 10 महीने आपको लगेंगे, जो आप पूरा तिगंत आप पढ़ते हैं, और वो भी 3-4 घंटे देते हैं आप, ठीक है। पढ़ना आसान है, अगर आप अपना पढ़ना चाहते हैं 3 से 4 घंटे देंगे अपना पढ़ने के लिए, पढ़ाने वाला तो 1 घंटा पढ़ाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा बाकी के 3 घंटे, तो आपका 8 से 9 महीने में आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तिगंत हो जाएगा। और जब तिगंत हो जाएगा तो 2 से 4 महीने में आपका सुबंत हो जाएगा, 4-5 महीनों में। ये है, फिर कारक में भी इतना टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है आपका समास में, समास अच्छा। आपका बहुत टाइम खींचेगा आपका। तद्धित प्रत्यय वो तो आपके इतना टाइम खींचेंगे आपको, पर ये सब चीजें आपकी तभी संभव हो पाएंगी जब आप याद करेंगे। जब इन हम सब में याद करने का विषय है। अच्छा, मतलब याद करने का मतलब है कि अष्टाध्यायी याद करनी पड़ेगी? नहीं, ये अष्टाध्यायी याद करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। जैसे देखिए, आपने याद करा लिंग सिचावात्मनेपदेषु उश्च वागमः, तो आपने याद हो गया कि लिंग सिचावात्मनेपदेषु उश्च और वागमः ये तीनों सूत्र एक साथ हैं। ये अतिदेश प्रकरण है, ये कितवत कर रहे हैं, तो कित कर रहे हैं, किस को कर रहे हैं, लिंग सिचावात्मनेपदेषु, लिंग और सिच के परिणाम पर कर रहा है। उश्च अर्थात अधिकारांत विवर्णांत धातु को कर रहा है, और वागमा मतलब गम धातु को हो रहा है पर विकल्प से हो रहा है। तो जब एक बार सूत्र से क्रम से अर्थ बनाते हैं ना, तो बहुत ही आसानी से समझ में आता है हमको सूत्र का अर्थ का क्रम। इसलिए अष्टाध्यायी पढ़ने के लिए कहते हैं, ताकि आपको निवृत्ति पता लगे। ठीक है, टाइम लगेगा। अभी वो माता जी पूछती है ना तो घूम जाते हो, और जहाँ पता है कि संप्रेषण है, एक संप्रेषण होके उसको पूर्व रूप होके जी बनेगा, लेकिन वो जब पूछते हो तभी ये मान लीजिए अभी तो मैंने आपके सामने बता दिया, हाँ। अभी मेरे सामने माता जी आ जाए ना, चलो मनीष बताओ, ठीक है, मेरी हवा निकल जाती है, माता जी बोलती है कि मैं एकदम परेशान से, एकदम हॉपलेस हो जाता हूँ एकदम से। और मेरा क्या हो गया था, मैंने क्या सुना तो बोला वो चक्ष धातु है, चक्ष क्या, ऐसा सोच रहा था, तब तक तो उनका शॉर्ट स्पैन है ना।